बार पुनः अपने YouTube चैनल रायसर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। जटिल विद्युत परिपथों को समझने के लिए किरचॉफ ने नियम बनाए। किरचॉफ ने कुल मिलाकर दो नियम प्रस्तुत किए। प्रथम नियम के बारे में हम बात करते हैं। यह एक संधि स्थल है। संधि स्थल का मतलब होता है जहां पर किसी चीज का मिलन होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भोपाल जंक्शन या फिर बीना जंक्शन या उज्जैन जंक्शन। यहाँ पर दो से अधिक स्थानों से रेल गाड़ियों का आवागमन होता है। इसी तरह से विद्युत परिपथ में भी एक संधि स्थल है जहां पर बहुत सारी विद्युत धाराओं का मिलन हो रहा है। कुछ विद्युत धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और कुछ विद्युत धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। दो तरह की विद्युत धाराएं हैं। संधि की तरफ आने वाली ऐसी विद्युत धाराएं जिनकी दिशा संधि की तरफ है और दूसरी ऐसी विद्युत धाराएं जिनकी दिशा संधि से बाहर की तरफ है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समीशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0। The sum of the all current meets at any junction is 0। किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब समीशन का मतलब आप सभी जानते हैं योग होता है। I का मतलब है विद्युत धाराओं का योग शून्य है। ये किरचॉफ अपने पहले नियम में बताते हैं और अब इसकी मैं व्याख्या करने वाला हूँ। ऐसी विद्युत धाराएं जिनकी दिशा संधि की तरफ है उनको बेटा प्लस में लेते हैं और जिनकी दिशा संधि से बाहर की तरफ है उनको हम माइनस में लेते हैं। अर्थात I1, I2 और I3 इनकी दिशा संधि की तरफ होने से इनको हम प्लस में लेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों प्लस में आएंगी और दोनों ये संधि से बाहर की तरफ जा रही हैं, इसलिए हम इनको ऋणात्मक लेंगे तो माइनस I4 माइनस I5 और बराबरी पर 0 हो जाएगा। अब इनको पक्षांतर कर दीजिए। Then I1 plus I2 plus I3 equal to I4 and plus I5। इसका मतलब क्या है? संधि की तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से बाहर की तरफ जाने वाली विद्युत धाराओं का के योग के बराबर होता है। ये प्रथम नियम की व्याख्या हो जाती है। चूंकि प्रथम नियम हमें किस बारे में जानकारी देता है कि समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। और हम धारा की परिभाषा जानते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम हमें आवेश संरक्षण के बारे में जानकारी देता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का कैसे पालन करता है? चूंकि किसी भी हिस्से पर किसी भी भाग में आवेश का संचय नहीं होता है। जितनी विद्युत धारा आती है उतनी ही विद्युत धारा दूर चली जाती है, उसके किसी भी भाग का संचय नहीं होता है। इसलिए प्रथम नियम स्पष्ट करता है आवेश संरक्षण के नियम का। आप लोग याद रखें, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अब हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम की। बच्चों, हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस प्रकार से है? इसके लिए हमें एक बंद जाल का निर्माण करना पड़ता है। दूसरा नियम इसको पॉस लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये बंद जाल में लागू होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बंद जाल A, B, C, D यह एक बंद जाल है। जिस बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे उसी बिंदु पर आपको वापस आना है, तो यह एक बंद जाल हो जाता है। प्रथम बंद जाल का नाम क्या है? A, B, C, D, A। इसके विपरीत भी हम चल सकते हैं। A, D, C, B, A किसी भी दिशा में हम चल सकते हैं। दूसरा बंद जाल है D, E, F, C, D। अब प्रथम बंद जाल में हम देख सकते हैं कि एक सेल हमने लगाया है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है R1 और धारा का मान कितना है? I1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं एक सेल E2, प्रतिरोध R2 और विद्युत धारा I2 है। चूंकि धारा की दिशा प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस से माइनस की तरफ चलती है। यहाँ से धारा I1 आती है, दूसरे सेल से धारा I2 आती है, दोनों का योग हो जाता है I1 प्लस I2। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
इस धारा के संगत रुकावट यानी कि R1 प्रतिरोध हो जाएगा, इसके संगत रुकावट प्रतिरोध R2 हो जाएगा और I1 प्लस I2 के संगत प्रतिरोध R3 हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसको पहले मैं गणितीय रूप में लिख रहा हूं, समीशन ऑफ I इंटू R इक्वल टू समीशन ऑफ E। इसको हम शब्दों में क्या व्यक्त करेंगे, I मतलब होता है विद्युत धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध, धारा में प्रतिरोध का गुणा करना है आपको, अर्थात किसी बंद जाल में, किसी बंद जाल कौन सा बेटा, ए डी सी बी ए या ए बी सी बी ए भी आप बोल सकते हैं, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग। यदि यहाँ धारा I1 है तो संगत प्रतिरोध कितना होगा, R1। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्रथम बंद जाल है, इसको हम नोटिफाइड कर देते हैं कि ये हमारे चलने की दिशा है। इसका अर्थ है कि हम चलेंगे A से D, D से C, फिर B और वापस A पर आएंगे। इस प्रकार से यह एक बंद जाल हो जाएगा और इस बंद जाल में हम किसी एक बिंदु पर हम रुक जाते हैं। तो माना कि मैं बिंदु B पर रुक जाता हूं, अब बिंदु B से आपको A की तरफ चलना है, तो इस समय हम देखते हैं धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है R1, इन दोनों का गुणा करेंगे, I1 में गुणा करेंगे R1 का। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी का, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो I1 और R1 का जो गुणनफल है वो पॉजिटिव लेंगे। यदि हम विपरीत चलते हैं, विपरीत कैसे चलेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं धारा की दिशा में चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम D से C की तरफ चलते हैं तो हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो जाती है। इसलिए I2 में जब हम R2 का गुणा करेंगे तो बेटा उसको माइनस लेके चलेंगे। इस प्रकार से पूरा एक हम कंप्लीट सर्किट करते हैं, इसमें धारा I1 गुणा करते हैं R1 का। तो प्रथम बंद जाल फर्स्ट क्लोज लूप, इसको लूप लॉ इसलिए बोलते हैं, प्रथम बंद जाल A D C B A में जिस बिंदु से चलेंगे उसी बिंदु पर हम वापस पहुंच गए। A से D चलेंगे, D से C, फिर B पर आपको रुकना है, बिकॉज इससे हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तो B से A की तरफ चलने पर डायरेक्शन और धारा की दिशा, हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक समान है। सो द प्रोडक्ट ऑफ I1 एंड R1, I1 में R1 का गुणा कर दिए, फिर आपको रुकना है बिंदु D पर, D से आपको C की तरफ चलना है, हमारे चलने की दिशा विद्युत धारा के विपरीत है, इसलिए नेगेटिव आएगा -I2 R2। ये हमने बायां पक्ष हल कर लिया। अब इन दोनों के गुणनफलों का योग, समीशन योग, अब किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बलों के। तो इस बंद जाल में दो विद्युत वाहक बल हैं, E1 और E2, अर्थात E1 प्लस E2 होगा, लेकिन इसमें भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो हम चलते समय आपको सही जगह पर रुकना सीखना है। हम यहाँ रुक जाएंगे बेटा, माइनस पर रुक जाएंगे। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, प्लस की तरफ। तो जिसकी तरफ चलेंगे वही आपको चिन्ह लेना है, मींस E1 प्लस में आएगा और चलते चलते आपको फिर रुकना है बेटा यहाँ पर, तो प्लस से चल रहे हैं हम माइनस की तरफ, सो दैट E2 विल बी नेगेटिव। एक बार और समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव के क्या नियम है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों में यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्लस में आएगा, धारा के विपरीत चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। और विद्युत वाहक बल में हम देखेंगे कि यदि हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन की तरफ चलते हैं, क्योंकि चलने की दिशा एक ही है, बी से आपको एक ही तरफ चलना है, सो दैट नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे, यानी कि ये प्लस में आएगा। और चलते चलते जब हम यहाँ रुकते हैं तो प्लस से चल रहे हैं कहाँ, माइनस में, सो दैट E2 विल बी नेगेटिव। ये हो जाता है प्रथम बंद जाल में। अब दूसरा बंद जाल है बेटा DEFCB, इसको भी हम नोटिफाइड कर देंगे कि ये हमारे चलने की दिशा होती है। तो द्वितीय बंद जाल DEFCB में, इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा है और सही जगह पर रुकना सीखना है आपको। हम रुक जाएंगे चलते चलते C पर। C से जब हम D की तरफ आते हैं तो धारा और प्रतिरोध इनका गुणनफल प्लस में आएगा, बिकॉज हम चल रहे हैं धारा की दिशा में, सो दैट I2 into R2। अब चलते चलते आपको E पे रुकना है, E से जब F की तरफ चलेंगे तो पुनः हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा में है, इसलिए एक बार फिर से ये प्लस में ही आएगा, अर्थात I1 प्लस I2। और संगत प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, R3 है, और बराबर विद्युत वाहक बल के इस बंद जाल में सिर्फ एक ही
सेल लगा हुआ है और चलते समय आपको रुकना है, तो हम चल रहे हैं मीटर सी से डी की तरफ, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट E2 बिकम पॉजिटिव। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इस नियम को और क्या कहते हैं? इसको हम पास लॉ भी कहते हैं या लूप लॉ कहते हैं। और यह नियम कौन से नियम का पालन करता है? जैसे प्रथम नियम मैंने आपको बताया था कि वह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कहां से ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है? क्योंकि I इंटू आर, आई में आर का गुणा करने पर सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो रहा है। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है किसी सेल की ऊर्जा। सेल की ऊर्जा एक पूरे बंद परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही उसका क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऊर्जा का मान धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है, अर्थात यह मान दो भागों में बढ़ गया, लेकिन दोनों ही पक्ष बायां और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो दोनों ही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। एमसीक्यू में कैसे आएंगे? प्रथम नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण का पालन करता है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अब इन नियमों की सहायता से हम अन्य प्रश्नों को तैयार करेंगे, जिसमें से पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। अब हम उसकी बात करते हैं। किरचॉफ के नियम का बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने चार प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में लगाया। एक प्रतिरोध P, एक प्रतिरोध Q, R एंड ऐसे चार प्रतिरोध हैं। इसी समांतर चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं में लगा के और इसके एक विकर्ण में क्या लगाया? धारामापी और एक कुंजी लगाते हैं, तथा दूसरा विकर्ण जो कि A से C को हम ज्वाइन करेगा उसमें एक सेल लगाया है और एक कुंजी लगाते हैं। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध और विकर्णों में क्या लगाया है? धारामापी, कुंजी, और दूसरे विकर्ण में लगाया है एक सेल और एक दूसरी कुंजी। फिर इन्होंने प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी में विक्षेप किस तरह से होता है? क्योंकि आपको याद होगा कि धारामापी धारा की दिशा को बताता है, धारा का मापन भी करता है, साथ में धारा की दिशा भी बताता है। तो ये है ना बेटा, दोनों तरफ विक्षेपित हो सकता है, बाईं दिशा में भी और दाईं दिशा में। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसका मान IG का मतलब होता है धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा। धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 है। तो व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इसे कहा उन्होंने संतुलन की अवस्था। और जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है उस समय उन्होंने क्या किया कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के एक P है भुजा, एक भुजा के साथ में P लगा है, दूसरी भुजा के साथ Q लगा है। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि सेतु संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, अर्थात धारामापी में किसी तरह की कोई धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो किरचॉफ के नियम का बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हम किसमें करने जा रहे हैं? व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखते हैं कि कुंजी लगी हुई है। जैसे कुंजी को चालू करेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी I। यह धारा बिंदु A पर पहुंचेगी और यहाँ से बेटे दो रास्ते हैं, एक रास्ता B की तरफ जा रहा है और एक रास्ता D की तरफ जा रहा है। तो माना कि A से B की तरफ जाने वाली विद्युत धारा कितनी है? I1। फिर एक भाग जो D की तरफ गया है, सपोज दैट ये करंट कितना है? I2। फिर I1 विद्युत धारा बिंदु B पर पहुंचती है, पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जाएगा धारामापी की तरफ, इसलिए उस धारा को हमने व्यक्त किया है IG से, और बाकी धारा B से C की तरफ जाती है I3।
IG और I2 दोनों मिलके D से C की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये हो जाएगी बेटा I4। इस प्रकार से ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस सिद्धांत की सहायता से व्हीटस्टोन के फार्मूले P/Q और बराबर R/S को प्रूव करेंगे और उसमें हम उपयोग करेंगे किरचॉफ के दोनों नियम का। प्रथम नियम कहाँ लागू होता है? प्रथम नियम हमेशा संधि स्थल पर लागू होता है। तो संधि स्थल आपको देख रहा है, एक B है और एक D है। बिंदु B पर तीन विद्युत धाराएं मिल रही हैं, एक I1 आने वाली, I3 और IG जाने वाली। तो जो आने वाली धारा है उसको प्लस में लेंगे और जो बाकी जो दोनों धाराएं हैं जो दूर जा रही हैं उनको माइनस में लेंगे। इसी प्रकार बिंदु D पर हम देखते हैं आने वाली धारा I2 है, आने वाली धारा IG है, लेकिन जाने वाली धारा I4 है। तो I2 और IG को प्लस में लेंगे और I4 को माइनस में लेंगे। अर्थात दो बिंदुओं पर प्रथम नियम लगाना है। फिर बंद जाल में द्वितीय नियम लगाना। बंद जाल कहां से बनेगा? A B D A, एक बंद जाल हो जाएगा। दूसरा बंद जाल B C D B, ये दूसरा बंद जाल हो जाएगा। इसमें हम दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे और ये सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। P/Q बराबर R/S। इसको हम सिद्ध करते हैं। तो बिंदु B पर चलते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। आने वाली धारा कितनी है बेटा? I1 प्लस में लेंगे, ये दोनों माइनस में लेंगे, तो माइनस I3 माइनस IG। समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर हम शर्त का पालन करेंगे कि सेतु की संतुलन की अवस्था में IG की वैल्यू 0 होती है। सो दैट आप यहाँ 0 रखेंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे, तो देन हमें प्राप्त हो जाएगा I1 बराबर I3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा जो संधि स्थल है यानी कि D है, उस पर हम प्रथम नियम का उपयोग करते हैं। आने वाली धारा I2 प्लस में रहेगी एंड IG ये भी प्लस में रहेगी क्योंकि धारा की दिशा संधि की तरफ है। और जो दूर जाने वाली है माइनस I4 हो जाएगा, इट विल बी 0। समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर हम इस नियम का पालन करेंगे कि संतुलन अवस्था में IG का मान शून्य होता है, I4 उस तरफ चला जाएगा, देन प्रूफ हो जाएगा I2 इक्वल टू I4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किरचॉफ के प्रथम नियम का हमने उपयोग किया संधि B पर और संधि D पर। अब दूसरे नियम का हम उपयोग करेंगे प्रथम बंद जाल A B D A में। द्वितीय नियम क्या कहता है? धारा और संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध कितना है? I1 के संगत P है, I1 में P का गुणा करेंगे। चूंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस आएगा। अब B से आपको D की तरफ आना है। धारा कितनी है? इसमें IG है और यहाँ प्रतिरोध का काम स्वयं गैल्वेनोमीटर करेगा, इसलिए IG में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? G का। ये भी हम धारा की दिशा में चलेंगे बेटा, इसलिए इसको भी हम प्लस में लेंगे IgG एंड देन अब D से A की तरफ चलेंगे तो हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए माइनस आएगा, माइनस I2 इंटू R बराबर। यहाँ पर इस बंद जाल में किसी तरह का कोई भी बैटरी नहीं लगी है, इसलिए विद्युत प्रवाह में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब शर्त का पालन करो, IG का मान 0 यहाँ कर दीजिए, तो ये पूरी राशि 0 हो जाएगी। इसका पक्षांतर कर देंगे, सो दैट I1P बराबर हो जाएगा I2R हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा बंद जाल है BCDB। इसमें भी हम किरचॉफ का दूसरा नियम उपयोग करते हैं। द्वितीय बंद जाल में B से C की तरफ चलने से धारा I3 संगत प्रतिरोध Q हो जाएगा। चूंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस आएगा। अब आप C से D की तरफ चलेंगे, हम अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस में आएगा, माइनस I4 इंटू S एंड फाइनली D से B की तरफ चलना है एंड अभी भी हम बेटा माइनस में लेंगे क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं। सो दैट माइनस IG और इसमें भी किसी तरह की कोई बैटरी नहीं लगी है, इसलिए विद्युत वाहक 0 आएगा। एक बार पुनः हम इस शर्त का पालन करेंगे, संतुलन की अवस्था में है इसलिए IG का मान 0 हो जाएगा। देन पक्षांतर करेंगे तो I3Q का मान प्राप्त हो जाएगा I4S, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाता है। अब हम 3 में 4 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड करेंगे 3 में कितने का? 4 का। सो दैट I1P अपॉन I3Q इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I4S। अब समीकरण 1 को देखें और 2 को देखें। इनमें हमने क्या सिद्ध किया है कि I1 I3 के इक्वल है तो बेटा I1 से I3 कैंसिल हो जाएगा एंड I2 I4 के इक्वल है तो I2 I4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 व 2 की हम मदद लेते हैं, देन ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली प्रूफ हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हमने सिद्ध कर दिया। क्या है सिद्धांत?
कि यदि चार प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में लगाकर उनके मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो, मीन्स संतुलन की अवस्था में हो, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो इस तरह से आज हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात की। पहले तो नियम मैंने आपको समझाए, देन उसके बाद अपने है ना व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध किया, और अब हम कल विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बारे में बात करेंगे। और आज की जो वीडियो मैंने आपको सेंड कर रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। जय हिंद, जय भारत।